हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन को देखने वाले हैं। इस सेक्शन से हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इसे कंप्लीट कर लिया था, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इसे भी कंप्लीट कर लिया था, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास इस वाले सेक्शन से हमने सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास, स्वच्छंदतावादी उपन्यास और प्रकृतवादी उपन्यास, इन 3 सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तिवादी उपन्यास इस वाले सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। व्यक्तिवादी उपन्यास के अंतर्गत हम भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, उषा देवी मित्रा और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के विषय में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास से संबंधित होगा। फिलहाल हम व्यक्तिवादी उपन्यास पर ही केंद्रित रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक व्यक्तिवादी उपन्यास की ओर। आज का टॉपिक है व्यक्तिवादी उपन्यास। इसके अंतर्गत श्री भगवती चरण वर्मा, जिनका समय 1903 से 1981 है, उपेन्द्र नाथ अश्क, जिनका समय 1911 से 1996 है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनका समय 1899 से 1973 है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनका समय 1915 से 1995 है, उषा देवी मित्रा 1897 से 1966 और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न व्यक्तिवादी उपन्यास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की पहली पीढ़ी में शामिल नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी उपेन्द्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्लांचल, ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो अगर हम पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में यहाँ कौन शामिल नहीं है? लक्ष्मी नारायण लाल शामिल नहीं है। लक्ष्मी नारायण लाल दूसरी पीढ़ी के उपन्यासकार हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भगवती चरण वर्मा सीमित सत्य यानी व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य यानी सामाजिक सत्य के बीच क्या स्थापित करना चाहते हैं? ऑप्शन ए विरोध, ऑप्शन बी सामंजस्य, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी विखंडन। भगवती चरण वर्मा सीमित सत्य और व्यापक सत्य के बीच स्थापित करना चाहते हैं सामंजस्य को। ठीक है, सीमित सत्य और व्यापक सत्य के बीच सामंजस्य को स्थापित करना चाहते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भगवती बाबू अपने को अहमवादी मानते हुए भी अहम के विस्तार में विश्वास करते हैं और सीमित सत्य और व्यापक सत्य में सामंजस्य चाहते हैं। तीसरा है कि आलोचक ने उपेन्द्र नाथ अश्क के संदर्भ में यह स्वीकार किया है कि अश्क ने व्यक्ति चिंतन को हृदय और समष्टि चिंतन को बुद्धि से अपनाया है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन सी पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। किस आलोचक ने उपेन्द्र नाथ अश्क के संदर्भ में यह स्वीकार किया है कि अश्क ने व्यक्ति चिंतन को हृदय और समष्टि चिंतन को बुद्धि से अपनाया है? तो सही उत्तर होगा इंद्रनाथ मदान। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अश्क ने सामाजिक सत्य को कम महत्व नहीं दिया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने उन्हें व्यक्तिवादी घोषित करते हुए स्वीकार करते हैं कि अश्क ने व्यक्ति चिंतन को हृदय से और समष्टि चिंतन को बुद्धि से अपनाया है। तो जो आलोचक हैं वो कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है अश्क ने स्वयं अपना आत्मविश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की किस चेतना को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए त्रिपक्षीय, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी आत्म केंद्रित, ऑप्शन डी समाज केंद्रित। अश्क ने स्वयं अपना आत्मविश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व को किस चेतना को स्वीकार किया है? सही उत्तर होगा दोहरी चेतना को स्वीकार किया है। अश्क ने अपना आत्मविश्लेषण करते हुए व्यक्तित्व की किस चेतना को स्वीकार किया है? दोहरी चेतना को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। स्वयं अश्क अपना आत्मविश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की दोहरी चेतना स्वीकार करते हैं। अश्क आत्मनिष्ठ, आत्मकेंद्रित और संयमी है। इससे शायद उसे जानने वाले इनकार ना करें, पर वह वीतरागी और सन्यासी हैं। इसे सुनकर उसके परिचितों में से 95% अविश्वास से हंस देंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग वीतरागी का है, जो संसार के छल कपट, संघर्ष, द्वंद्व में रहता हुआ, उसमें भाग लेता हुआ भी उससे दूर है, एकदम निर्लिप्त है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को समाज से पहले स्वीकार किया जाता है, जिसमें समाज व्यवस्था क्या होती है? तो समाज व्यवस्था माध्यम मात्र है। ठीक है, अगर हम व्यक्तिवादी विचारधारा की बात करें तो इस व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार जो समाज व्यवस्था है वो माध्यम मात्र है। इसके तहत यानी इस विचारधारा के तहत
पूरा ध्यान यानी पूरा जो लक्ष्य है वो व्यक्ति पर केंद्रित होता है। अगला जो प्रश्न है वो व्यक्तिवादी उपन्यासकार से संबंधित है, यानी जो पहले उपन्यासकार हैं व्यक्तिवादी विचारधारा या व्यक्तिवादी उपन्यास के अंतर्गत, उसमें है सबसे पहला नाम भगवती चरण वर्मा का। इनका समय है 1903 से 1981। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रलेखा, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी आखिरी दाव। भगवती चरण वर्मा का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा पतन, सी इसका सही उत्तर है। भगवती चरण वर्मा का पतन प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इसमें पतन का प्रकाशन वर्ष 1928 है, चित्रलेखा का 1934 है, 3 वर्ष का 1936 है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पांव 1963, रेखा 1964 और सीधी सच्ची बातें 1968, सब ही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मारीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982। तो ये कुछ उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के उपन्यास जो व्यक्तिवादी उपन्यास से संबंधित हैं। अगला जो तथ्य है वो है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सब ही नचावत राम गोसाई तथा प्रश्न और मारीचिका आदि भगवती चरण वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास में किस चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए मोह और माया, ऑप्शन बी त्याग और भोग, ऑप्शन सी भक्ति और वैराग्य, ऑप्शन डी पाप और पुण्य। तो चित्रलेखा उपन्यास में जिस चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत किया गया है वह है पाप और पुण्य। सही उत्तर होगा डी पाप और पुण्य। संबंधित तथ्य है, चित्रलेखा पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। अगला प्रश्न, चित्रलेखा में लेखक का समाधान किस चिंतन का परिणाम है? ऑप्शन ए साम्यवादी चिंतन, ऑप्शन बी गांधीवादी चिंतन, ऑप्शन सी रोमांटिक चिंतन, ऑप्शन डी आधुनिक व्यक्तिवादी चिंतन। चित्रलेखा में लेखक का समाधान किस चिंतन का परिणाम है? सही उत्तर होगा आधुनिक व्यक्तिवादी चिंतन। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो लेखक का समाधान आधुनिक व्यक्तिवादी चिंतन का परिणाम है। उसका निर्णय है कि ना तो कोई चीज़ पुण्य है न पाप, परिस्थिति भेद से ही एक ही कृत्य किसी को पाप प्रतीत होता है, किसी को पुण्य। इस मूल प्रश्न के साथ उपन्यासकार ने परिस्थितियों की प्रबलता और व्यक्ति की निरीहता, प्रकृति की अपूर्णता और कुरूपता, जीवन के प्रति प्रवृत्तिमूलक दृष्टिकोण की सहजता आदि अनेक अनुषंगिक प्रश्नों को भी महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास में लेखक की सर्वाधिक सहानुभूति किस पात्र को प्राप्त हुई है जो लेखक के दृष्टिकोण को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी श्वेतांक, ऑप्शन सी बीजगुप्त, ऑप्शन डी विशालदेव। चित्रलेखा उपन्यास में लेखक की सर्वाधिक सहानुभूति किस पात्र को प्राप्त हुई है जो लेखक के दृष्टिकोण को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से स्पष्ट करता है? सही उत्तर है बीजगुप्त। सर्वाधिक सहानुभूति इस उपन्यास में मिली है बीजगुप्त को लेखक की ओर से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लेखक के दृष्टिकोण को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से स्पष्ट और प्रत्यक्ष करने वाला पात्र बीजगुप्त है। उसे ही लेखक की सर्वाधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सब मिलाकर व्यक्तिवादी ही कहा जाएगा। उसका विश्वास है कि व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनाना अपना ही अपमान करना है। बीजगुप्त का प्रेम रोमांटिक है। वह चित्रलेखा को सामाजिक स्वीकृति के साथ पत्नी नहीं बना सकता। वह इसकी चिंता नहीं करता। वह सब कुछ त्याग कर चित्रलेखा को स्वीकार करता है। वह देवता है। तो अगर हम इस रूप में देखें तो यह जो उपन्यास है वो महत्वपूर्ण उपन्यास है व्यक्तिवादी उपन्यास की श्रेणी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसका प्रकाशन है 1946। उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने किन 3 विचारधाराओं को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है?
ठीक है, यह भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें किस 3 विचारधारा को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है? पहला है पूंजीवाद, आतंकवाद और समाजवाद। दूसरा है गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद। तीसरा है व्यक्तिवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद। चौथा है आदर्शवाद, यथार्थवाद और छायावाद। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में 3 विचारधारा जो है वो है गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद। गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद, ये 3 विचारधारा टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में दिखाया गया है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किस भाई ने किया है? ऑप्शन ए प्रभानाथ, ऑप्शन बी उमानाथ, ऑप्शन सी दयानाथ, ऑप्शन डी रमानाथ। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में 3 विचारधाराएं थी, गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद। इसमें गांधीवाद से संबंधित कौन सा पात्र है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? दयानाथ। दयानाथ जो है वो गांधीवाद से संबंधित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस उपन्यास में यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में एक ही परिवार के 3 सगे भाई दयानाथ, प्रभानाथ और उमानाथ। 3 भाई कौन कौन से हैं? दया, प्रभा और उमा। क्रमशः गांधीवाद यानी दयानाथ गांधीवाद से, प्रभा आतंकवाद से और उमानाथ साम्यवादी विचारधारा से। ठीक है, दया गांधी, प्रभा आतंक और जो उमा है वो साम्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों के पिता पंडित रमानाथ ध्वंसोन्मुख सामंतवाद के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो सामंतवाद के भी प्रतिनिधि कौन है? इनके पिता हैं। उपन्यास का अंत होते होते रमानाथ का सबल, दृढ़, अहमवादी व्यक्तित्व पाठकों के मन पर छा जाता है। तो यह उपन्यास के विषय में कुछ बातें थी जो हमने तथ्य के माध्यम से जान लिया। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने टेढ़े मेढ़े रास्ते की कमजोरियों को उजागर करने के लिए सीधे साधे रास्ते नामक उपन्यास लिखा? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी अश्क, ऑप्शन सी अमृता नागर, ऑप्शन डी रांगे राघव। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा, लेकिन सीधे साधे रास्ते लिखा है रांगे राघव ने। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी रांगे राघव। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में सन 1930 ईस्वी के आसपास का भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिवेश एवं जनमानस को प्रभावित करने वाली तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं भी उभरकर सामने आती हैं, किंतु उनका चित्रण वस्तुनिष्ठ न होकर लेखक की इच्छा सृष्टि बनकर रह गया है। कदाचित इसलिए रांगे राघव ने आगे चलकर सीधे साधे रास्ते लिखकर इसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र में एक मध्यवर्गीय परिवार की कितनी पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की विगत अर्धशती का इतिहास चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए क 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। भूले बिसरे चित्र में एक मध्यवर्गीय परिवार की कितनी पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की विगत अर्धशती का इतिहास चित्रित किया गया है? सही उत्तर होगा 4 पीढ़ियों की। ठीक है, भूले बिसरे चित्र में 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र में सन 1880 से 1930 ईस्वी तक भारतीय जनजीवन और मूल्यों का रेखांकन करने का प्रयास किया गया है, जिसके 5वें खंड में नए युग का प्रतीक बनकर कौन सा पात्र सामने आता है? ऑप्शन ए मुंशी शिवलाल, ऑप्शन बी ज्वाला प्रसाद, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद, ऑप्शन डी नवल किशोर। तो भूले बिसरे चित्र में सन 1880 से 1930 तक के भारतीय जीवन और मूल्यों का रेखांकन करने का प्रयास किया गया है, जिसके 5वें खंड में नए युग का प्रतीक बनकर आता है पात्र नवल किशोर। ठीक है, डी नवल किशोर आता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भूले बिसरे चित्र में मुंशी शिवलाल अर्जी नवीस हैं, उनके पुत्र ज्वाला प्रसाद तहसीलदार हैं और फिर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। उनका पुत्र गंगा प्रसाद डिप्टी कलेक्टर बनता है। गंगा प्रसाद का पुत्र नवल किशोर राष्ट्रीय संग्राम का सेनानी बन जाता है। लेखक ने सन 1880 से 1930 तक के भारतीय जीवन और बदलते हुए मूल्यों का रेखांकन करना चाहे। पुस्तक 5 खंडों में विभाजित है। पहले 2 खंडों में सामंत शाही का चित्रण है, तीसरे खंड में पूंजीवाद सामंत शाही को पराभूत कर सामने आता है, चौथे खंड में आधुनिक राजनीति चेतना का उदय होता है और 5वें खंड में नवल किशोर नए युग का प्रतीक बनकर सामने आता है। अगला तथ्य है, इतनी विस्तृत पृष्ठभूमि के कारण स्वभावतः इस उपन्यास में अनेक पात्रों की चरित्र पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका है। हर पीढ़ी की समस्त प्रवृत्तियों का रेखांकन भी नहीं हो सका है। उपन्यास में गहराई नहीं आ सकी है। अधिक से अधिक हम इसमें 50 वर्षों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का कथात्मक इतिवृत्त एक स्थान पर पा जाते हैं।
अगला प्रश्न है, आखिरी दाव उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है जो एक जुआरी है? ऑप्शन ए रत्नू, ऑप्शन बी शिव कुमार, ऑप्शन सी रामेश्वर, ऑप्शन डी नवल। तो आखिरी दाव का जो पात्र जुआरी है वह है रामेश्वर। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, आखिरी दाव में लेखक का निष्कर्ष क्या है जिसके अनुसार दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है? ऑप्शन ए त्याग, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी नियति। आखिरी दाव में लेखक का निष्कर्ष क्या है जिसके अनुसार दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है? सही उत्तर क्या होगा? धन। लेखक का निष्कर्ष ये है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आखिरी दाव उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दुनिया में अगर धन हो तो उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आखिरी दाव एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। एक ग्रामीण स्त्री चमेली मनचले रत्नू के साथ बम्बई भाग जाती है। रत्नू उसका सारा गहना उड़ाकर उसे वेश्या बनाना चाहता है। चमेली भागकर रामेश्वर जुआरी के पास आ जाती है। जुआरी उसे संतुष्ट करने के फेर में मालिक सेठ शिव कुमार का 2000 रुपया सट्टे में हार जाता है। परिस्थितियों के भंवर जाल में पड़ी चमेली सेठ शिव कुमार की वासना का शिकार बनती है। सेठ शिव कुमार फिल्म निर्माता है। चमेली अभिनेत्री बन जाती है। उपन्यास के अंत में रामेश्वर पकड़ा जाता है और चमेली आत्महत्या कर लेती है। लेखक का निष्कर्ष है, हम सब पैसे के गुलाम हैं। धन हमारा ईश्वर है। इस पैसे की दुनिया में ना पाप है, ना पुण्य, ना प्रेम है, ना भावना। जो कुछ है वह धन है। जिसके पास वह सब कुछ खरीद सकता है, रूप, यौवन, शरीर और आत्मा। यानी जिसके पास भी धन है वह सब कुछ खरीद सकता है। और वो सब कुछ में क्या कुछ है? रूप है, यौवन है, शरीर है और आत्मा है। ठीक है, तो धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस उपन्यास के निष्कर्ष में लेखक किस बात को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यह उपन्यास का ये सारांश या ये कथन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस उपन्यास के निष्कर्ष में यह बात लेखक ने कही है। तो उत्तर हो जाएगा आखिरी दाव। अगला जो प्रश्न है वो अपने खिलौने से है। अपने खिलौने उपन्यास में किस विषय पर व्यंग किया गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी ग्रामीण जीवन की विशेषताएं, ऑप्शन सी दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन, ऑप्शन डी इतिहास का पुनर्मूल्यांकन। तो अपने खिलौने में किस विषय पर व्यंग किया गया है? सही उत्तर होगा दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन जो है उस पर व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न है, रेखा उपन्यास में आधुनिक नारी यानी रेखा शरीर की भूख मिटाने के लिए किस युवक प्रोफेसर से घना संबंध स्थापित कर लेती है? ऑप्शन ए प्रोफेसर प्रभाशंकर, ऑप्शन बी बीज गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर योगेंद्र नाथ, ऑप्शन डी रमानाथ। रेखा उपन्यास में आधुनिक नारी यानी रेखा शरीर की भूख मिटाने के लिए किस युवक से प्रोफेसर से घना संबंध स्थापित करती है? सही उत्तर होगा डॉक्टर योगेंद्र नाथ से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रेखा एक ऐसी आधुनिक नारी की कहानी है जो श्रद्धातिरेक के कारण अपनी उम्र से बहुत बड़े अपने प्रोफेसर प्रभाशंकर से विवाह कर लेती है। वह अपने पूज्य प्रोफेसर पति के प्रति आत्मा के स्तर पर निष्ठावान रहते हुए भी शरीर की भूख मिटाने के लिए युवक प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र नाथ से घना संबंध स्थापित कर लेती है। इस प्रकार शरीर के सतरंगी नागपाश और आत्मा के उत्तरदायी संयम के बीच हिलोरे खाती हुई एक आधुनिक नारी का गहन अंतर्द्वंद इस उपन्यास की विशेषता है। वह फिर नहीं आई। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो जो रेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, उसकी यह विषय वस्तु थी। अगला जो प्रश्न है वह है, भगवती चरण वर्मा का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें आत्मा के उत्तरदायी संयम और शरीर के सतरंगी नागपाश के बीच हिलोरे खाती हुई आधुनिक नारी का गहन अंतर्द्वंद चित्रित है? तो अभी हमने देखा, इसका सही उत्तर क्या होगा? रेखा उपन्यास में। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में किन उपन्यासों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए पतन और 3 वर्ष, ऑप्शन बी आखिरी दाव और अपने खिलौने, ऑप्शन सी चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन डी युवराज चुंडा और चाणक्य। तो महत्वपूर्ण माना गया है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र को। अगला प्रश्न है, वह फिर नहीं आई उपन्यास में लेखक ने क्या दिखाने की चेष्टा की है?
ऑप्शन ए सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ऑप्शन बी आधुनिक जीवन की विशेषताओं के बीच मानव में गहन जिजीविसा, ऑप्शन सी नीतिवाद का समर्थन, ऑप्शन डी सामंतशाही की समाप्ति। वह फिर नहीं आई उपन्यास में लेखक ने क्या दिखाने की चेष्टा की है? सही उत्तर होगा आधुनिक जीवन की विशेषताओं के बीच मानव में गहन जिजीविसा दिखाने की चेष्टा की है। अगला प्रश्न है, वह फिर नहीं आई उपन्यास की कथानायिका कौन है? ऑप्शन ए क रेखा, ख चमेली, ग श्यामला, घ चित्रलेखा। वह फिर नहीं उपन्यास की नायिका कौन है? सही उत्तर होगा श्यामला। वह फिर नहीं आई की नायिका है श्यामला। अगला प्रश्न है, वह फिर नहीं आई उपन्यास में पति जीवन राम ने श्यामला को छुड़ाने के लिए गबन करके सहबाज को कितने रुपए दिए थे? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी 30,000। वह फिर नहीं आई में जो पति जीवन राम है उसने श्यामला को छुड़ाने के लिए सहबाज को 20,000 रुपए दिए थे। सी इसका सही उत्तर होगा 20,000। अगला प्रश्न है, वह फिर नहीं आई में श्यामला का सबसे बड़ा दर्द क्या था? ऑप्शन ए जीवन राम का गबन करना, ऑप्शन सी बी ज्ञान द्वारा क्षमा ना किया जाना, ऑप्शन सी लोग उसका शरीर पाना चाहते थे, उसकी आत्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, ऑप्शन डी देश विभाजन। वह फिर नहीं आई में श्यामला का सबसे बड़ा दर्द था सी लोग उसका शरीर पाना चाहते थे, उसकी आत्मा की ओर किसी का ध्यान नहीं था। वह फिर नहीं आई की कथा वस्तु हम देख लेते हैं एक बार। वह फिर नहीं आई में लेखक ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि आधुनिक जीवन की विशेषताओं के बीच भी मानव में गहन जिजीविसा विद्यमान है। कथा नायिका श्यामला देश विभाजन के दौरान एक शहबाज के चुंगल में फंस गई थी। उसके पति जीवन राम ने गबन करके 20,000 रुपये शहबाज को दिया और श्यामला को छुड़ाया। जीवन राम के विरुद्ध वारंट जारी हुआ। श्यामला ने ज्ञान नामक एक सज्जन से परिचय बढ़ाया। ज्ञान श्यामला के साथ रंगरेलियां करने लगा। जीवन राम ने 20,000 रुपये ज्ञान के खाते से निकाल लिए और अपने को बचाया। सारी कहानी जानकर ज्ञान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन श्यामला उद्विग्न रहने लगी। एक दिन वह सहसा ज्ञान को छोड़कर कहीं चली गई और जब अचानक लौटी तो ज्ञान को 20,000 रुपया लौटाकर पुनः कहीं चली गई। उसका सबसे बड़ा दर्द यह था कि लोग उसका शरीर पाना चाहते थे, उसकी आत्मा की तरफ कोई नहीं देखता था। लेखक ने श्यामला के रूप में आज की भोगवादी संस्कृति के बीच नारी की अस्मिता का प्रश्न उठाया है। सामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता का चित्रण करके प्रकारांतर से नियतिवाद का समर्थन किया है। ये दूसरा उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा। फिलहाल अगर हम देखें तो जो वह फिर नहीं आई है उसकी कथा वस्तु का अंत ये है कि भोगवादी संस्कृति के बीच नारी की क्या अस्मिता है, उसको इस उपन्यास के माध्यम से, वह फिर नहीं आई के उपन्यास के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, सामर्थ्य और सीमा उपन्यास में किसका चित्रण करके प्रकारांतर से नियतिवाद का समर्थन किया गया है? ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर है प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता का चित्रण करके। अभी हमने तथ्य में भी देख लिया कि सामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता का चित्रण करके प्रकारांतर से नियतिवाद का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, सीधी सच्ची बातें उपन्यास में भारतीय इतिहास के किस कालखंड को सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1900 से 1920, ऑप्शन बी 1938 से 1948, ऑप्शन सी 1947 से 1962, ऑप्शन डी 1919 से 1965। तो सीधी सच्ची बातें उपन्यास में भारतीय इतिहास के किस कालखंड को सीधे ढंग से प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर होगा 1938 से 1948 तक। इस कालखंड को सीधी सच्ची बातें उपन्यास में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, सीधी सच्ची बातें उपन्यास का स्वर कैसा है? ऑप्शन ए आशावादी, ऑप्शन बी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन सी निराशावादी, ऑप्शन डी रोमांटिक। तो सीधी सच्ची बातें उपन्यास का स्वर कैसा है? सही उत्तर होगा निराशावादी है। अगला प्रश्न है, सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास में कितने परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो सही उत्तर क्या होगा? सबही नचावत राम गोसाई में कितने परिवार की 3 पीढ़ियों को एक सूत्र में बताया गया है? वह है 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों को एक सूत्र में पिरोया गया है। अगला प्रश्न है, सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास में किस ऐतिहासिक कालखंड का इतिहास अंकित है? ऑप्शन ए 1938 से 1948 तक,
ऑप्शन बी 1948 से 1962 तक, ऑप्शन सी 1919 से 1965 तक, ऑप्शन डी 1880 से 1930 तक। सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास में किस ऐतिहासिक कालखंड का इतिहास अंकित किया गया है? सही उत्तर होगा 1919 से 1965 तक। सी इसका सही उत्तर होगा। सभी नचावत राम गोसाई में 1919 से 1965 तक के कालखंड को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी नचावत राम गोसाई में किस विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए गांधीवाद का उत्थान और पतन, ऑप्शन बी सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र पर पूंजीपतियों का प्रभाव, ऑप्शन सी व्यक्ति और नियति का द्वंद्व, ऑप्शन डी राजपूत शक्तियों का राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र पर पूंजीपतियों का प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्रश्न और मारीचिका उपन्यास का कथासूत्र कब से आरंभ होता है? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1962। प्रश्न और मारीचिका उपन्यास का कथासूत्र कब से आरंभ होता है? सही उत्तर होगा 1947। प्रश्न और मारीचिका का उपन्यास का कथासूत्र आरंभ होता है 1947 से। अगला प्रश्न है, प्रश्न और मारीचिका उपन्यास में जनता के मन में मोहभंग और निराशा किस घटना के बाद व्याप्त होती है? ऑप्शन ए देश विभाजन, ऑप्शन बी गांधी जी की हत्या, ऑप्शन सी 1962 में चीनी आक्रमण, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न और मारीचिका उपन्यास में जनता के मन में मोहभंग और निराशा किस घटना के बाद व्याप्त होती है? सही उत्तर होगा सी 1962 में चीनी आक्रमण के बाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न और मारीचिका उपन्यास में मारीचिका किसे माना गया है? ऑप्शन ए मानव मूल्यों का विघटन, ऑप्शन बी देश की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी यह सोचना कि आज का शासन तंत्र कोई समाधान दे सकेगा, ऑप्शन डी जनता की आकांक्षाएं। प्रश्न और मारीचिका उपन्यास में मारीचिका क्या है? यह सोचना कि आज का शासन तंत्र कोई समाधान दे सकेगा, यह एक मारीचिका है। ठीक है, उपन्यास में इसी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, युवराज चुंडा कैसा उपन्यास है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी आंचलिक। युवराज चुंडा कैसा उपन्यास है? सही उत्तर होगा ऐतिहासिक उपन्यास है, बी ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, युवराज चुंडा उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है? ऑप्शन ए महाराणा लाखा, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चित्तौड़ के राजा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र चुंडा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो युवराज चुंडा का उपन्यास केंद्रीय पात्र कौन है? चित्तौड़ के राजा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र चुंडा। अगला प्रश्न है, युवराज चुंडा उपन्यास में मध्यकालीन किस मनोवृत्ति का उद्घाटन करना उपन्यासकार का उद्देश्य है? ऑप्शन ए धार्मिक कट्टरता, ऑप्शन बी सामंती जीवन का वैभव, ऑप्शन सी राजपूतों का आपसी सहयोग, ऑप्शन डी जिसके चलते राजपूत शक्तियां एकजुट होकर राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित नहीं हो पा रही थी। तो युवराज चुंडा उपन्यास में मध्यकालीन किस मनोवृत्ति का उद्घाटन करना उपन्यासकार का उद्देश्य रहा है? सही उत्तर होगा जिसके चलते राजपूत शक्तियां एकजुट होकर राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित नहीं हो पा रही थी, ऐसी मनोवृत्ति का उद्घाटन करना उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है, धुप्पल और चाणक्य वर्मा जी के कौन से उपन्यास हैं? ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी सर्वाधिक चर्चित। धुप्पल और चाणक्य भगवती चरण वर्मा के अंतिम उपन्यास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्मा जी को चाणक्य की याद संभवतः इसलिए आई क्योंकि उसने लगभग 300 वर्ष पूर्व क्या किया था? ऑप्शन ए मगध पर शासन किया था, ऑप्शन बी इस देश को संगठित करके विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया था, ऑप्शन सी मौर्य वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र की रचना की। तो वर्मा जी को चाणक्य की याद संभवतः इसलिए आई क्योंकि उन्होंने 300 वर्ष पूर्व इस देश को संगठित करके विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए उन्होंने चाणक्य नाम का एक उपन्यास लिखा भगवती चरण वर्मा ने। ठीक है, धुप्पल भी उनका एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की झांकी किस उपन्यास में देखी जा सकती है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी युवराज चुंडा, ऑप्शन सी धुप्पल, ऑप्शन डी रेखा। तो व्यक्तिगत जीवन की झांकी जो है उनकी धुप्पल उपन्यास में दिखाई देती है, यानी सी धुप्पल में उनकी यानी भगवती चरण वर्मा की व्यक्तिगत जीवन को हम देख सकते हैं, उनकी झांकी उसमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा को किस रूप में सदैव स्मरणीय रहने का विश्वास
व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए सफल नाटककार, ऑप्शन बी रोमांटिक कवि, ऑप्शन सी सामाजिक इतिहास के सफल चितेरे, ऑप्शन डी नियतिवादी दार्शनिक। सही उत्तर होगा सामाजिक इतिहास के सफल चितेरे के रूप में भगवती चरण हमेशा स्मरणीय रहेंगे। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो भगवती चरण वर्मा एक सफल किस्सा गो हैं। उनका प्रत्येक उपन्यास रोचक और रंजक होता है। आधुनिक जीवन के पूरे बाह्य विस्तार को उन्होंने सतर्क आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है। परिस्थितियों ने उन्हें नियतिवादी भले बना दिया हो, किंतु उनके नियतिवाद ने इन्हें इतना पराभूत कभी नहीं किया कि वे आज के सांस्कृतिक छद्म का पर्दाफाश न कर सकें। हमारा विश्वास है कि सामाजिक इतिहास के सफल चितेरे के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने व्यक्तिवादी उपन्यास के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा से संबंधित प्रश्नों को देखा, यानी उनके उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखा। अगले रचनाकार जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं वो हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क का समय है 1911 से 1996। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, इनके सारे उपन्यास को देखेंगे और इनके जो उपन्यासों की विषय वस्तु है उनको भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है उपेंद्रनाथ अश्क का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है? ऑप्शन ए गिरती दीवारें, ऑप्शन बी सितारों के खेल, ऑप्शन सी गर्भराख, ऑप्शन डी शहर में घूमता आईना। उपेंद्रनाथ अश्क का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है सितारों के खेल। ठीक है, अगर हम अश्क से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं तो इस पुस्तक में जितने उनके उपन्यास हैं हम उन सभी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो उनकी विषय वस्तु भी जो है वो भी हम इसमें देख रहे हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उपेंद्रनाथ अश्क की जो पहली प्रकाशित कृति है यानी उपन्यास के संदर्भ में तो वो है सितारों के खेल। इनकी अन्य रचनाओं को भी हम इसी में देख लेते हैं। पहला जो इनका है उपन्यास वो है सितारों के खेल जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। गिरती दीवारें प्रकाशन वर्ष 1947 है। गर्मराख 1957 है। शहर में घूमता आईना 1963 है। एक नन्ही कंदील प्रकाशन वर्ष 1969 है। बांधो ना नाव इस ठाव 1974 है और निमिषा 1980 है। बांधो ना नाव इस ठाव जो है वो हमने एक कविता भी पढ़ी है निराला की। तो अगर हम इस उपन्यास में देखें तो यह एक उपन्यास है और उपन्यास है अश्क का। ठीक है, तो ऐसी जो भी रचनाएं आपको लगती हैं कि जो किसी अन्य विधा में भी रचित है उसका शीर्षक सेम है, तो ऐसी रचनाओं को आप याद रखेंगे और उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद हो रहे हैं तो जो भी आपको रचनाएं दी जा रही है यहाँ पे वो क्रमवार ही हैं। तो अगर आप इसे क्रम से याद करना चाहें तो ट्रिक बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित वो है कालक्रम में उसको सजाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उस अनुरूप भी आप इससे संबंधित ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सितारों के खेल उपन्यास में लेखक ने किस तत्व को अधिक महत्व दिया है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी नियति, ऑप्शन डी समाज। सितारों के खेल उपन्यास में लेखक ने किस तत्व को अधिक महत्व दिया है? तो नियति को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है सितारों के खेल उपन्यास में लता अपने प्रेमी बंसीलाल को क्या देकर उससे छुटकारा पाना चाहती है? ऑप्शन ए धोखा, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी धन। तो वह अपने प्रेमी बंसीलाल को विष देकर उससे छुटकारा पाना चाहती है। सही उत्तर होगा विष। अगला प्रश्न है सितारों के खेल उपन्यास किस प्राचीन आदर्श की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए लिखा गया है? ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी दानवीर कर्ण, ऑप्शन सी सती अनसुईया, ऑप्शन डी रामराज्य। तो सितारों के खेल उपन्यास में जो प्राचीन आदर्श है वह सती अनसुईया का जो आदर्श है उसको यह उपन्यास व्यर्थ सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नायिका है वो क्या करती है, नायक को विष दे देना चाहती है। ठीक है, जहाँ हम बात करते हैं सती अनसुईया क्या करती है, अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए वो यमराज से बिगड़ जाती है, वहीं इसमें उसको विपरीत ढंग से दिखाया गया है। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सितारों के खेल में लेखक ने नियति को अधिक महत्व दिया है। लता का प्रेमी बंसीलाल एक दिन उसे तिरस्कृत होकर मकान
एक दिन उससे तिरस्कृत होकर मकान की तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। वह विकलांग होकर अस्पताल में भर्ती होता है। इस घटना से प्रभावित होकर लता उसके प्रति आकृष्ट होती है। बंसीलाल के प्राण तो बच जाते हैं, किंतु वह जीवित मांसपिंड मात्र रह जाता है। धीरे धीरे लता का नशा कम होता है, वह उससे ऊबने लगती है। इसी समय उसके जीवन में डॉक्टर अमृत राय आते हैं, जो उसके त्याग से प्रभावित हैं। लता बंसीलाल को विष देती है, किंतु वह स्वयं भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाती है। डॉक्टर अमृत राय से उसका गठबंधन नहीं हो पाता है। वह डॉक्टर अमृत राय से अनुरोध करती है कि वे बंसीलाल की बहन राजरानी से विवाह कर ले। यह उपन्यास सती अनसुईया के प्राचीन आदर्श की वैधता सिद्ध करने के लिए लिखा गया है, और नियति के अर्थ में कि उसने विष दिया और वह भी एक रोग से ग्रसित होकर मर जाती है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो नियति का खेल इसमें दिखाया जाता है। तो सितारों का खेल जो यह उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु हमने तथ्य के रूप में जान लिया। अगला प्रश्न है, आलोचकों की दृष्टि में अश्क का कदाचित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए गर्मराख, ऑप्शन बी बांधो न नाव स्थाव, ऑप्शन सी गिरती दीवारें, ऑप्शन डी निमिषा। तो आलोचकों की दृष्टि में अश्क का कदाचित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गिरती दीवारें। हमने पिछली वीडियो में भी गिरती दीवारें के संदर्भ में पढ़ा था कि कुछ आलोचक गिरती दीवारें को क्या मान रहे हैं? प्रकृतवादी उपन्यास मान रहे हैं, ठीक है, जिसमें नंदुलारे वाजपेयी भी थे और कुछ रचनाकार थे, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। तो आलोचकों का अश्क का यह जो उपन्यास है वह प्रिय माना जा सकता है, ठीक है। अगला जो है वो है छठा, यानी गिरती दीवारें उपन्यास का कथानायक कौन सा है? कथानायक कौन है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी गोविंद, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी हरीश। गिरती दीवारें उपन्यास का कथानायक है चेतन, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें उपन्यास का कथानायक चेतन किस शहर का रहने वाला है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी जालंधर। तो चेतन जो है वह जालंधर शहर का रहने वाला है और यह गिरती दीवारें का नायक है। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें में चेतन की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी चंदा, ऑप्शन डी सी नीला, डी राजरानी। तो सही उत्तर क्या है? चेतन की पत्नी कौन है? चंदा, और गिरती दीवारें में है ये। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें उपन्यास में निम्न मध्यवर्गीय जीवन की किस समस्या को सजीव बनाकर उपस्थित किया गया है? ऑप्शन ए धार्मिक कट्टरता, ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी यथार्थता और यौन कुंठा, ऑप्शन डी पूंजीवाद का विरोध। गिरती दीवारें उपन्यास में निम्न मध्यवर्गीय की जीवन की किस समस्या को सजीव बनाकर उपस्थित किया गया है? सही उत्तर होगा यथार्थता और यौन कुंठा को इसमें सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण इस उपन्यास को प्रकृतवादी उपन्यास के अंतर्गत आलोचकों ने माना है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गिरती दीवारें अश्क का कदाचित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कथानायक चेतन निम्न मध्य वर्ग का वह व्यक्ति है, वह पंजाब के जालंधर शहर का रहने वाला है। वह साहित्यकार, संगीतज्ञ, अभिनेता आदि सब कुछ बनना चाहता है। समाज में बिना किसी ठोस आधार के वह इधर उधर भटकता है। पहले वह एक स्कूल में अध्यापन करता है, फिर लाहौर में एक पत्र का उप संपादक बनता है, फिर कविराज रामदास के साथ शिमला जाकर उनके लिए वैद्यक की पुस्तकें लिखता है। उसका निरंतर आर्थिक शोषण होता है, वह इसे अनुभव करता है और निरीह भाव से सहन करता है। उसका यौन जीवन भी कुंठाग्रस्त है। वह कुंती से प्रेम करता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। उसका विवाह चंदा से होता है, चंदा उसे पसंद नहीं है। वह अपनी साली नीला को प्रेम करता है, किंतु नीला का विवाह एक अधेड़ और कुरूप व्यक्ति से हो जाता है। चेतन यौन कुंठा से मुक्त नहीं हो पाता है। लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की यथार्थता को सजीव बनाकर उपस्थित किया है। अगला है प्रश्न, गर्मडाक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1963। तो गर्मडाक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1952। अगला प्रश्न है, गर्मडाक उपन्यास की कथानायिका कौन है जो एक पाठशाला में अध्यापिका है? ऑप्शन ए दूरो, ऑप्शन बी लीला, ऑप्शन सी सत्या, ऑप्शन डी निमिषा। गर्मडाक उपन्यास की नायिका जो पाठशाला में अध्यापिका है वह है सत्या। अगला प्रश्न है, गर्मडाक उपन्यास में और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा किसने कहा है? ऑप्शन ए सत्या, ऑप्शन बी दूरो, ऑप्शन सी हरीश, ऑप्शन डी
जगमोहन। तो सही उत्तर क्या होगा? हरीश ने कहा है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गर्मराख 1952 में प्रकाशित उपन्यास है। अश्क का यह दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके सभी पात्र निम्न मध्य वर्ग के हैं। कथानायिका सत्या एक पाठशाला में अध्यापिका है। संस्कृति समाज में उसकी भेंट जगमोहन से होती है। वह जगमोहन से प्रेम करने लगती है, किंतु जगमोहन दूरो नामक की एक अन्य लड़की से प्रेम करता है। दूरो हरीश से प्रेम करती है। हरीश प्रगतिशील विचारों का युवक है, उसे मोहब्बत के लिए फुर्सत ही नहीं है। उसके अनुसार और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। सत्या जगमोहन का प्रेम ना प्राप्त कर सकी और अंत में उसने अफ्रीका के एक फौजी अफसर के साथ विवाह कर लिया। इस उपन्यास में भी मध्यवर्गीय जीवन की कुंठा ही व्यक्त की गई है, विशेष रूप से यौन कुंठा। हरीश का चरित्र अधिक यांत्रिक बन गया है। तो इस उपन्यास की विषय वस्तु को हमने देख लिया इस तथ्य के माध्यम से। अगला है बड़ी बड़ी आंखें 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। कैसा उपन्यास है? ऑप्शन ए आंचलिक, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। बड़ी बड़ी आंखें प्रतीकात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न है बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास में देवनगर किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए यूरोप का, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र का, ऑप्शन सी भारत देश का, ऑप्शन डी जालंधर शहर का। तो देवनगर किसका प्रतीक है? भारत देश का। अगला प्रश्न है बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास में देवाजी की व्यवस्था किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए गांधी की व्यवस्था का, ऑप्शन बी कांग्रेस के स्वप्नशील प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की व्यवस्था का, ऑप्शन सी साम्यवादी व्यवस्था का, ऑप्शन डी राजा महाराजाओं की व्यवस्था का। बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास में देवाजी की व्यवस्था जो थी वह कांग्रेस के स्वप्नशील प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की व्यवस्था का प्रतीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बड़ी बड़ी आंखें 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास की सारी घटनाएं देवनगर में घटित होती हैं। देवनगर भारत देश का प्रतीक है। देवाजी देवनगर की सारी घटनाओं के संचालक हैं। उनकी व्यवस्था कांग्रेस के स्वप्नशील प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की व्यवस्था का प्रतीक है। लेखक का व्यंग स्पष्ट है। यह कहना चाहता है कि चाटुकार, स्वार्थी, भ्रष्ट और अवसरवादी लोगों को लेकर उदार आदर्शवादी व्यवस्थापक भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। अगला प्रश्न है पत्थर अल पत्थर उपन्यास का कथानायक हसनदीन क्या काम करता है? ऑप्शन है किसान, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी कश्मीरी घोड़ावाला, ऑप्शन डी कविराज। तो पत्थर अल पत्थर यह उपन्यास भी अश्क का है और इस उपन्यास में नायक हसनदीन जो है वह कश्मीरी घोड़ावाला है। पत्थर और पत्थर में खन्ना साहब हसनदीन को मजदूरी देने के बजाय किस वस्तु का चुराने का आरोप लगाते हैं? ऑप्शन ए पर्स, ऑप्शन बी कैमरा स्टैंड, ऑप्शन सी घड़ी, ऑप्शन डी रुपया। तो पत्थर और पत्थर में खन्ना साहब हसनदीन को कैमरा स्टैंड चोरी करने का आरोप लगाते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पत्थर अल पत्थर उपन्यास 1957 में प्रकाशित है। अश्क का यह एक लघु उपन्यास है। इसमें हसनदीन कश्मीरी घोड़े वाले की कहानी है जो परम आस्तिक है। खन्ना साहब कश्मीर की अलपत्थर झील देखने जाते हैं। हसनदीन उन्हें दिन भर भ्रमण कराता है और शाम तक थककर चूर हो जाता है। उसे ज्वर हो जाता है, किंतु वह खन्ना साहब को गंतव्य तक पहुंचा देता है। खन्ना साहब मजदूरी देने के बजाय उस पर कैमरा स्टैंड चुराने का आरोप लगाते हैं। उसे 40 रुपये के स्थान पर कुल 17 रुपये देते हैं, जिसे पुलिस वाले बांट लेते हैं। चोरी के अभियोग में गिरफ्तार हसनदीन की पत्नी से कहा जाता है कि वह 50 रुपये दे तो हसनदीन को मुक्त किया जा सकता है। हसनदीन को लेखक की पूरी सहानुभूति प्राप्त है। उसके माध्यम से कश्मीर के इन मजदूरों की विवशता और व्यथा मूर्त की गई है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो यह उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। पत्थर अल पत्थर अश्क का। ठीक है। शहर में घूमता आईना अगला प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष 1963। उपन्यास में चेतन किस शहर की सड़कों पर घूमता है? ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो शहर में घूमता आईना 1963 उपन्यास में चेतन किस शहर में घूमता है? लाहौर में। चेतन एक और उपन्यास का पात्र था। अगला है 19वां प्रश्न। शहर में घूमता आईना में कितने दिन की कथा कही गई है? ऑप्शन ए 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 1 ही दिन। तो शहर में घूमता आईना कितने दिन की कथा कही गई है? 1 ही दिन की कथा इसमें कही गई है ना। जैसे आपने तिरीच
कहानी पढ़ा है ना, त्रिश कहानी में कैसे एक दिन में ही क्या कुछ घटित हो जाता है उसकी कथा उस कहानी में दर्शाई गई। उसी तरीके से शहर में घूमता यह उपन्यास जो है वह एक दिन की ही कथा को इस पूरे उपन्यास में समेटता है। अगला जो इसका तथ्य है, शहर में घूमता आईना प्रकाशन वर्ष 1963 अश्क का एक वृहत उपन्यास है। इसमें भी कथानायक कौन है? चेतन है। घटनास्थल भी जालंधर ही है। इसमें एक प्रकार से गिरती दीवारें, हाँ गिरती दीवारें में चेतन था, ठीक है। इसमें एक प्रकार से गिरती दीवारें के बाद की कथा कही गई है। नीला के बेमेल विवाह से व्यथित चेतन दिन भर लाहौर की सड़कों पर घूमता है। उसके माध्यम से लाहौर का निम्न मध्यवर्गीय समाज प्रतिबिंबित होता है। वह देखता है कि उसके सब साथी भौतिक दृष्टि से उससे कहीं आगे निकल गए हैं। वह दुखी होता है, चंदा उसे समझाती है। चेतन निश्चय करता है कि उसके पास जो है वह उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करेगा। इस उपन्यास में एक दिन की कथा कही गई है। पूरा उपन्यास चेतन के स्मृति चित्रों से भरा है। कथा तथ्यपरक और ऊब पैदा करने वाली है। तो अगर हम देखें तो गिरती दीवारें की आगे की कथा कौन कहता है? शहर में घूमता आईना। अगला उपन्यास प्रश्न है उपन्यास से संबंधित, वह है निमिषा। निमिषा उपन्यास का नायक कौन है? ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी जीवन राम, ऑप्शन सी गोविंद, ऑप्शन डी जगमोहन। तो निमिषा उपन्यास का नायक है गोविंद। अगला प्रश्न है, निमिषा उपन्यास की नायिका माला कैसी औरत है? ऑप्शन ए संवेदनशील, ऑप्शन बी भावप्रवण, ऑप्शन सी निहायत फूहड़ और संवेदनशील, ऑप्शन डी त्याग की मूर्ति। तो निमिषा क्या है? निहायत फूहड़ और असंवेदनशील महिला है। अगला प्रश्न जो है इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। निमिषा का नायक गोविंद एक भावप्रवण किंतु कमजोर निम्न मध्यवर्गीय युवक है। उसकी पत्नी माला एक निहायत फूहड़ और असंवेदनशील औरत है। वह निमिषा को प्यार करता है। निमिषा उसके भोलापन से प्रभावित है, उसे प्यार करती है, किंतु त्रासदी यह है कि दोनों मिल नहीं पाते। इस प्रकार यह उपन्यास भी एक निम्न मध्यवर्गीय कवि कलाकार की विवशता की गाथा बनकर रह गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है, उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई है? ऑप्शन ए ऐतिहासिकता का चित्रण, ऑप्शन बी सामंतवाद का विरोध, ऑप्शन सी निम्न मध्यवर्ग का यथार्थवादी चित्रण, ऑप्शन डी प्रकृतवादी प्रेम। तो उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है निम्न वर्ग का यथार्थवादी चित्रण, इनके उपन्यासों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, चेतन को केंद्र में रखकर अश्क ने किस व्यवस्था के अंतर्गत एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की संघर्ष गाथा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए गांधीवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी साम्यवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी धार्मिक व्यवस्था। तो चेतन को केंद्र में रखकर अश्क ने किस व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्गीय व्यक्ति की संघर्ष गाथा प्रस्तुत की है? पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में रखकर इसको दिखाया है। अगला प्रश्न है, एक नन्ही कंदील और बांधो ना नाव इस ठाव, ये दो भागों में दोनों में ही गिरती दीवारों के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। यानी कि चेतन इनके 4 उपन्यासों का पात्र बनकर रहता है। एक तो गिरती दीवारें, दूसरा शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील और बांधो ना नाव इस ठाव में, ठीक है। तो ये 4 उपन्यास के केंद्र में कौन पात्र है? चेतन है, ठीक है। तो अश्क का देखा जाए तो यह प्रिय पात्र भी कह सकते हैं चेतन। एक नन्ही कंदील और बांधो ना नाव इस ठाव जो 2 भागों में है, दोनों में ही गिरती दीवारें के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील और बांधो ना नाव इस ठाव अपने में पूर्ण होते हुए भी एक ही कथानायक के जीवन संदर्भों को मूर्त करते हैं। आलोचकों की दृष्टि में अश्क जी ने चेतन को व्यर्थ ही बार बार निचोड़ने का काम किया है। गिरती दीवारें के बाद का यह सारा विस्तार उनके उपन्यासकार को बड़ा नहीं बना सका है, ठीक है। यानी गिरती दीवारों में हमको एक बार चेतन की कथा दिखाई देती है, उसके बाद चेतन जितनी बार भी आया है तो उसके आत्म कह सकते हैं उसके व्यक्तित्व को इतना निचोड़ा गया है कि उसमें कुछ भी नया आलोचकों को या पाठक को नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यानी एक ही व्यक्ति के जब आप सभी रूप सभी पक्ष को निचोड़ देते हैं तो कोई जो सार तत्व के रूप में अगर देखें तो उसमें कुछ भी शेष नहीं बच जाता है। तो इस रूप में अगर देखें तो सभी उपन्यास धीरे धीरे फिर क्या उबाऊ प्रतीत होने लगे। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने यह लक्षित किया कि चेतन का सब कुछ गिरती दीवारें में निचुड़ गया है? अब उस थके हारे व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जो पाठकों को दे सके।
ऑप्शन ए इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस बात को जिन्होंने गौर किया वो है बच्चन सिंह कि जब एक बार चेतन को हमने गिरती दीवारें में देख लिया, उसके बाद जितनी बार भी जिस उपन्यास में वह आया है पात्र, उसके बाद उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो जिससे पाठक आह्लादित हो सके या उससे जुड़ाव महसूस कर सके। ठीक है, तो इस तथ्य को रेखांकित किया है बच्चन सिंह ने। अगले व्यक्तिवादी उपन्यास को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने व्यक्तिवादी उपन्यास में अश्क से संबंधित प्रश्नों को देखा और भगवती चरण वर्मा से संबंधित प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी और अन्य जो रचनाकार व्यक्तिवादी उपन्यास से संबंध रखते हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।